राजेश दरबानी मैं यहाँ पे आऊँ। हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व विधायक जो उन्ना से संबंधित है सतपाल राजादा जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर वीरूराम जी, इस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व में एनएसयूआई के अध्यक्ष विवेक जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सतीश चंदेल जी, पूरा पीसीसी मेंबर मनिंदर सिंह जी, राजकुमार कौशल जी, ज्ञानचंद गंभीर जी, कैप्टन ओम प्रकाश चंदेल जी, निरंजना नड्डा अध्यक्ष महिला, प्रवीण शर्मा प्रभारी झंडूता, वासुदेव बासु सीपीएम के जी, देवराज भाटिया, रीना पंडीर, सरबजीत सिंह, करमदेव शास्त्री, लखनपाल शर्मा सीपीएम के जी, हमारे इंडिया गठबंधन के सहपाठी है, सहयोगी है हमारे सुखराज शर्मा जी, शिवम शर्मा जी, राकेश मेहता जी प्रधान, प्रोबिला बसु जिला परिषद, सुनीता दीवान बीडीसी, रणवीर सिंह जी, जितेंद्र महाजन जी, राजकुमार जो हमारे ऑब्जर्वर है झंडूता से, झंडूता के रवि ठाकुर जी, रमेश राजपूत जी, पंकज राणा जी, राम कुमार चौहान जी, संजय जी, मंजीत जी, सभी सम्मानित मंच पर बैठे मेरे बुजुर्ग साहिबान, युवा साथियों, सभागार में बैठे हमारे बुजुर्ग माताएं, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, 1 तारीख को जब आप अपना वोट का प्रयोग करने जाएंगे तो आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें, ये वोट हजारों साल की गुलामी के बाद 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ, उस आजाद भारत की सबसे पहले और सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान की जनता में किसी पार्टी ने और किसी संविधान ने आपको थमाई, वो वोट की ताकत है। और वोट की ताकत को जिस भी पार्टी ने खरीदने की कोशिश की, किसी भी समय खरीदने की कोशिश की, जनता ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज मैं आपके सामने इस बात को लेकर आया हूं, 15 महीने पहले आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, एक आप जैसे परिवार का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाते हुए मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा। 15 महीने में जो योजनाएं हमने आपके लिए लाई, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, चाहे अनाथ बच्चों को सहारा देने की थी, चाहे विधवाओं बच्चों की शिक्षा की पढ़ाई से संबंधित थी, चाहे मनरेगा की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की थी, चाहे 1500 रुपए देने की योजना थी, ये सब पैसा 15 महीने में कहां से आया और 15 महीने में ये पैसा हमने जनता में वितरित किया। सवाल पैदा ये होता है, जिस सरकार का खजाना खाली हो उस सरकार को चलाना और खजाने को भरने के लिए आपकी नियत साफ चाहिए। हमारी सरकार ने जब अधिकारियों ने लेखा जोखा रखा, कहा राज्य चलाने के लिए आपके पास 1 महीने से भी कम का पैसा इस खजाने में है। मैंने कहा क्या सरकारें ऐसे चलती है? उन्होंने कहा पिछले 5 साल में जयराम ठाकुर जी ने जनता के धन को लुटाया है और खुद वो 5 साल सोए रहे। मैंने पूछा कि क्या इस प्रदेश को कभी किसी ने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है?
प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की है। कोई अधिकारी ना हाँ में जवाब दे सका, ना में जवाब दे सका। और मैंने पहले ही दिन से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने का प्रयास किया और हमारा उद्देश्य था और हमारा उद्देश्य है कि 2024 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर प्रदेश बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। आंकड़े देखने शुरू किए तो जो डबल इंजन की सरकार थी उसने प्रदेश की संपदा को बेचा। जो हमारे पावर प्रोजेक्ट लगते थे उन पावर प्रोजेक्टों से हमको 12% फ्री रॉयल्टी मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 समझौते किए, लूरी, सुन्नी और नदौन के धोला सीट का। कहा हमें 12% फ्री रॉयल्टी नहीं चाहिए और ये जिंदगी भर के लिए एसजे बीनल को ये पावर प्रोजेक्ट दे दिए। मेरे मन में पीड़ा हुई, मैं भी आंख मूंद कर रह सकता था। मैंने कहा नहीं, हमारे यहां बड़े बड़े डैम बन जाएंगे और धुंध के शहर हमारे होंगे। कोई भी बीमारी लगेगी हमारे लोगों को मिलने लगेगी और हमारे को रॉयल्टी के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सहन नहीं होगा। मैंने पहला ही फैसला तीनों पावर प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए किया और कहा कि अगर आप हमें 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं और 40 साल बाद ये पावर प्रोजेक्ट हमें वापस देते हैं, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। वो कोई व्यक्तिगत सौदा नहीं था, अपने लाभ के लिए सौदा नहीं था। मैं चुप रहता तो मुझे अपना व्यक्तिगत लाभ हो सकता था। मैंने कहा नहीं, हिमाचल की संपदा को, हिमाचल की जनता की संपदा को हम लुटने नहीं देंगे। और अभी उसके कोर्ट में केस चल रहे हैं और हम ये भी जीतेंगे कि जहां आपको 12% फ्री पावर की रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश सरकार को आए। हम भविष्य की युवा पीढ़ी को कर्जे के नीचे दबा कर नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए। और मैंने इस लड़ाई को केंद्र के जो बिजली मंत्री उनके साथ भी लड़ा। शानन पावर प्रोजेक्ट है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की इतनी शुभचिंतक है, उसकी लीज खत्म होगी, यह 100 साल बाद हमें मिलना चाहिए था। उस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं कि ये पावर प्रोजेक्ट हमें मिलना चाहिए 100 मेगावाट का, जिससे हमारे को 200 करोड़ रुपए की राय होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पावर प्रोजेक्ट की भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार है। इस क्षेत्र से जगत प्रकाश नड्डा जी भी जाते हैं, उन्हें भी हिमाचल के हितों का सोचना चाहिए। 100 मेगावाट का शानन प्रोजेक्ट जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से आपके खेतों में पानी नहीं ले सकते थे, आप पीने के पानी नहीं ले सकते थे। मरने के लिए पानी था पर पीने के लिए पानी नहीं था। हमने लड़ाई लड़ी, अब बीबीएमबी से पीने के पानी की स्कीमों के लिए, सिंचाई की योजना के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी लेने की जरूरत नहीं। लड़ने की क्षमता हो तो कहीं ना किसी रूप में हमें अधिकार मिलते हैं। आज भी हम जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने कहा है इन्वेस्टर आना आइए, पर 40 साल बाद हम इस जीवन में नहीं होंगे। इन सब पावर प्रोजेक्टों को हिमाचल के लोगों को दीजिए ताकि आप हिमाचल आत्मनिर्भर बन सके। हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं। पहले समय में ठग लिया गया हमको, लेकिन अब हम पढ़े लिखे हैं, हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब सरकारी खजाने में पैसा आएगा तभी आपका ज्यादा भला होगा। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमारी संपदा को नहीं बेचा? मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे दिल में हमेशा पीड़ा होती रही थी
कि क्या इस प्रकार प्रदेश चलते हैं। मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री रहता, आंखें बंद करके रखता, मेरा भी समय कटता। जो हमारा रिवाज है कि 5 साल बाद हम सरकार बदल देते, अभी सिर्फ ऐशो आराम करो, सुख सुविधा प्राप्त करो, तो ये लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाती। और हमने भ्रष्टाचार पर चोट की है। 1 साल में 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने आपके लिए कमाया। उस 2200 करोड़ को मैंने जोड़ कर नहीं रखा कि मेरे को 2026 में चुनाव आएंगे, 2027 में हमारे विधानसभा के चुनाव आएंगे और 2026 में इसको बांटेंगे। मैंने एक ही फैसला किया है कि जो आएगा वो जनता में बांटा जाएगा, और जनता में मैंने इसको बांटना शुरू कर दिया। 18 साल से अधिक उम्र की हमारी जो बेटी है, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं आपको दावा करता हूं, हम उसको हर महीने 1500 रुपया देंगे, साल का 18,000 रुपया देंगे। किस प्रकार की विपक्षी पार्टी है जो हमारे हर काम को रुकवाने की कोशिश करती है। वो हमारा काम नहीं है, हिमाचल की जनता का काम है। हम तो सरकार में हैं, आज आप आएंगे, कल कोई और आएगा, लेकिन जनता के अधिकारों को और जनता के हकों की अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम कंगाल होते जाएंगे। 2200 करोड़ में से 800 करोड़ रुपए का बजट मैंने अपनी महिलाओं के लिए लगा। इसका नाम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रखा गया। हमारी नैतिकता देखिए, स्पीति में मैंने 15 अप्रैल 2023 को घोषणा की, 75 वर्ष में कोई स्पीति गया चाइना बॉर्डर पर। मैंने कहा मैं अपनी बहनों को देख रहा हूं, 1 मई से 2023 से आपको 1500 मिलना शुरू हो गया। आज तक उनको 15,000 रुपया मिल चुका है। 25 फरवरी 2024 को मैं लाहौर गया, वहां की भी महिलाओं को 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया। 2,37,000 महिलाएं जिनको 1050 रुपया मिलता था पेंशन के रूप में, हमने उनको भी 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिया। 3 मार्च 2024 को मैंने ये योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी। कोड ऑफ कंडक्ट 16 मार्च को लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर, इस क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल जी वगैरह जाकर कहते हैं महिलाओं को पेंशन नहीं लगनी चाहिए। वो कोई कांग्रेस की महिलाओं को पेंशन नहीं लग रही थी, वो हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को पेंशन लग रही थी, सभी पार्टी की महिलाओं को लग रही थी। आपने उस पेंशन को रुकवा दिया जो सीधी आराम से चली हुई थी। हमारी बहनें किसी भी पार्टी से संबंधित थी, फॉर्म तहसील वेलफेयर में भर रही थी, अपनी बहनों को ले गिरा कर कह रही थी कि तुम्हें 1500 रुपए लगे। हम उससे वोट की आशा नहीं कर रहे थे कि हमको वोट मिलेंगे, हमारे को पार्टी को वोट मिलेंगे। हमने तो कहा ये पैसा आपका है, आपको देना है। और जयराम ठाकुर जी उसको भी रुकवाने चले और रुकवाया। हमने दलील दी, अब कहा कि फार्म भर सकते, पैसे मत डालना, 10 दिन बाद तो हम वैसे भी डाल ही देंगे। एरियर के साथ डालेंगे 3,000 रुपया, 1500 प्लस 1500 एरियर के साथ हम डाल देंगे। और जयराम ठाकुर जी आज महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं के सम्मान निधि रोकने की को कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार से चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है कि 1 लाख फॉर्म भर चुके हैं, 1 लाख फॉर्म भर चुके हैं। मैंने कहा इसको हमें परमिशन दीजिए, हमारा बजट है। कहते हैं नहीं डलने चाहिए। जो फॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट से 16 मार्च से पहले के जमा है, उसके लिए मैं मांग रहा हूं, मैं उसके लिए मांग रहा हूं। जो अभी और आने हैं उसके लिए नहीं मांग रहा। मैंने कहा वो तो हम वैसे ही जून में दे देंगे, वो उसको डलने नहीं दे रहे, उसको भी रोक रहे। ये रोकने का रोग जयराम ठाकुर जी को लग गया है। ये पता नहीं कहां से एक रोग आया जिसमें हर चीज में रोकने का रोग लगा दिया इन्होंने।
हमने सरकारी कर्मचारी 1,36,000 को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। उन्होंने जो एनपीएस के रूप में जो अपना अंशदान होता है 12 और 13% का, जो केंद्र सरकार के पास पड़ा है, जिसमें हमारा अभी 4,500 सरकार का भी है, 4,500 करोड़ सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का, उसमें भी रोकने का रोक जयराम ठाकुर जी को लगा, वो भी नहीं आने दे रहे। हमारा पैसा, कर्मचारियों का पैसा, अधिकारियों का पैसा, मैं वित्त मंत्री से मिला, आश्वासन दिया, भेज नहीं रहे। 9,000 करोड़ है हमारा, 9,000 करोड़, उसको भी रोकने का लोग जयराम ठाकुर जी को लगा हुआ है, वो भी रुकवा दिया। जैसे पेंशन रुकवाई, अंशदान भी रुकवा दिया। और यही नहीं, बीबीएमबी से हम केस जीते, केंद्र की सरकार है, मोदी जी को वोट दो। मैं पूछना चाहता हूं, बीबीएमबी में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के फेवर में फैसला किया कि 4300 करोड़ रुपया इनको मिलना चाहिए। फैसला भी हो गया, फैसला भी हो गया, लेकिन वो भी पैसा भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी को जो रोकने का लोग लगा, वो भी रुका हुआ, हर जगह रोकने का लोग लगा हुआ है। मैं अगर कोई झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी और आपदा को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सहा। इतने अत्यधिक बारिश हमने अपने जीवन काल में नहीं हो देखी। यहां सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, सब ने अपने जीवन काल में ऐसी तबाही नहीं देखी होगी। पूरे प्रदेश में बरसात ने ऐसा भयंकर तबाही का मंजर दिखाया। कई घर बेघर हो गए, कई परिवार हमको छोड़कर चले गए, कईयों के घर उजड़ गए, पशुशालाएं उजड़ गई, कई जिंदे पशु पानी में बहते देखे गए। उस आपदा में भी केंद्र सरकार ने हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया। हमने फिर अपने दम पर 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल रिलीफ पैकेज जारी किया। 22,000 जिस प्रदेश के परिवार सड़कों पर आ जाए, टेंटों पर रहने को मजबूर हो जाए, एक भी परिवार, आपदा प्रभावित परिवार किसी भी क्षेत्र का मुझे बता दे कि उसके हमने बसाने में कोई कमी छोड़ी हो। ये ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने नहीं मुझसे मांगी। मैं आपके जैसे परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री बना हूं, दर्द जानता हूं कि कैसे पाई पाई जोड़कर एक पक्का घर बनाया जाता है। पूरी जिंदगी की कमाई पक्के घर बनाने में लग जाती है, बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है, और एक ही कुछ ही पलों में उनकी आंखों के सामने भारी बारिश, जिस घर में वो रात का भोजन कर रहे थे, बहा कर ले जाए, उस परिवार पर क्या बीती होगी जहां पीने के पानी का गिलास तक न बचा। कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने उन 22,000 परिवारों के दर्द को बांटा, उनकी पीड़ा को बांटा। 4500 करोड़ का केंद्र सरकार से सहायता न मिलने के बाद भी आपदा राहत पैकेज दिया। मैंने उनके लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता था। मैंने कहा 1.5 लाख से किसी का घर नहीं बनता। मैं एक आम परिवार से आया हूं। अधिकारी कहते ये नहीं हो सकता, मैंने बोला ये होगा। कहते नियम है, मैंने कहा नियम तोड़ दो। हमने नियम तोड़ दिया है, कानून बदल दिया, और आपदा प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की राशि, 3 लाख रुपए की पहली किस्त मिली। बिजली, पानी, सीमेंट सारा किस्त हुई। ये पीड़ा और ये संवेदनशीलता हमारी है। मैं किसी से नहीं बोलना चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन हमारी 15 महीने की सरकार की संवेदनशीलता देखिए। मांगने नहीं आए थे, अनाथ बच्चे मुझसे मांगने नहीं आए थे। आपको मैंने कहा उन अनाथ बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा, 27 साल तक घर बसाने का खर्चा, बिजनेस करने का खर्चा हमारी सरकार करेगी। यही चीज मैं आपको कहने आया हूं। 70 साल से ऊपर के जितने भी हिमाचल प्रदेश के बुजुर्ग हैं, इस दूसरे बजट में मैंने कहा, मैं गांव में रहने वाले किसान की हालत को जानता हूं। बीमारी हो जाएगी, जीवन छोड़ सकता है अपने परिवार के लिए, लेकिन
अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए घुट घुट कर कई बार मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। हमने कहा इस प्रकार की कोई घटना आगे ना बढ़े। हमने 25 लाख तक का 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा हमारे दूसरे में की। अच्छा हम काम आप लोगों के लिए कर रहे थे, ऐसी योजनाएं पहले किसी ने नहीं लाई। सरकारी कर्मचारी होते थे, मांग करते थे डीए दे दो, हमने उनकी भी मांग ली, पैसे बचे हुए थे, हमने 4% डीए भी दे दिया। ये पुलिस वाले भाई रोज के 7 रुपए मिलते थे, चाय 10 रुपए की तो चाय आती, 210 रुपए इनको डाइट मनी मिलती थी। कहा 400 रुपए कर दो। मैंने कहा पैसा कितना बचा है? मैंने सीधा कुछ नहीं पूछा, बजट में घोषणा कर दी 5 गुना मैंने इनकी डाइट मनी बनाई, पिछले 10 साल से नहीं बढ़ रही थी। मांगा नहीं इन्होंने कि इन्होंने डिमांड की है, नहीं, ये सरकार की संवेदनशीलता होती है। हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में हैं। धर्मानी जी मेरे साथ छात्र जीवन से है, रायजादा जी छात्र जीवन से है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि केंद्र की जो डबल इंजन की सरकार पिछले 5 साल थी, वो आपकी संपदा और आपके अधिकारों को क्यों बेच रही थी। हम लड़ाई लड़ेंगे। हम ये नहीं सोच के लड़ रहे हैं कि हमारे जीवन में हमको इनसे कुछ मिलेगा। मैं ये सोच के लड़ रहा हूं कि अगर मैं हूं तो हिमाचल के अधिकार, हिमाचल की जनता के अधिकार, और जो हिमाचल की संपदा को पिछली सरकारों ने लुटाने की कोशिश की है, उस संपदा को भी मैं हिमाचल की जनता को दिलाऊं। ये मेरा सबसे बड़ा धर्म। किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? मैंने वो योजना लाई कि गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स कर दिया, 45 रुपए किलो गाय का दूध, 55 रुपए किलो भैंस का दूध हम लेंगे। गाय के गोबर से खेती करेंगे, भैंस के गोबर से खेती करेंगे, यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे। 40 रुपए किलो सरकार गेहूं खरीदेगी, 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। ये क्यों? ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये रास नहीं आया। हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा। 6 कांग्रेस के हाथ के चुनाव पर चुने हुए विधायक राजनीतिक मंडी में बिके हैं। राज्यसभा में वोट डाला, भागकर हरियाणा सरकार का एक हॉलीडे इन है, आप तो हरियाणा के हैं, हमारे ऑब्जर्वर भी हरियाणा के हैं, वहां बीजेपी की सरकार पंचकुला में हॉलीडे इन में ठहर गया। 26 तारीख को नाश्ता भी कर रहे, फ्रेश जूस भी पी रहे, कहते फ्रेश जूस मंगाओ, हमने फ्रेश जूस भी मंगा दिया। समझो क्या बता देंगे, फ्रेश जूस करके सारी पार्टी से तो खाने में जा रहे, एन मोटे तगड़े होके जाए, पूरा ख्याल रखा और फटाफट बीजेपी जो मोर लाई थी। मेरे को ये बताइए, आपने हाथ पर वोट डाला था और आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिके। बिक गए, कोई बात नहीं, फटाफट हरियाणा गेस्ट हाउस में पहुंच गए और दूसरी किस्त लेने के लिए स्पीड 100 की कि दूसरी किस्त के छूट न जाए, तो हरियाणा में दूसरी किस्त ली। अगले दिन फटाफट हेलीकॉप्टर आ गया। पहले तो तेजी ने मोटरसाइकिल गड़िया से की ना, 9 गड़िया से, फटाफट ऊपर से जहाज आ गए। एक जहाज, शिमला में भी 2 जहाज। अच्छा हुआ 2 जहाज आए। मैंने सोचा बेचारों को पैसे पुसे सेटल करके आएगा, थी रहेंगे अपने थी रहेंगे। आप समझता कि आप तो घर में आ गए होंगे, और जब घर में आए तो बजट में नहीं बैठे, जिस बजट की मैं आपको बात कर रहा हूं। सीधी हाजिरी लगाई वहां भी और खिसके। मैंने पूछा अब क्यों गए? आली कहते थोड़े पैसे पहले से बचे। लालची की पैसे लेने वास्ते फिर 1 महीने तक आए नहीं हिमाचल से। 1 महीने तक हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। 28 तारीख को बोलते मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और जयराम ठाकुर जी ने कोट पैंट सिलाने का ऑर्डर दे दिया। विधायक एक आए, उसका कोट पैंट भी हमारा कांग्रेस के विधायक जयराम जी सिलाते, वहां वो भी सिलाता था। उसने फोन कर दिया दर्जी महोदय ने,
कि जयराम जी ने कोट पैंट सिलाने का ऑर्डर दे दिया, विधायक है हमारे। मैंने बोला आपको कैसे पता लगा? कहते मेरा भी वही सिलता है। कोट पैंट सिलाने का ऑर्डर दे दिया। कोट पैंट सिलाने के ऑर्डर के बाद देखिए गवर्नर साहब के पास 29 फरवरी को सवेरे 7 बजे चले गए। वो क्या पता था कि 6 के 6 हमारे जो लॉयर स्पीकर है वो उनको घर बैठा देंगे, वो घर बैठ गए। फिर उसके बाद फिर चंडीगढ़ चले गए, पंचकुला के ललित होटल में ठहरे। फिर और हरियाणा सरकार ने उनका इंतजाम किया होगा, मुझे लगता है वहां उत्तराखंड सरकार ने किया हुआ, ऋषिकेश और हरिद्वार। फिर हयात होटल है गुड़गांव में, वहां ठहरे। उन होटल में नहाने तक गए थे, पर गंगा ने बोला तू मत ना, तू असम नहीं जाना है। और उसके बाद 1 महीना तक आपको पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, 1 महीना तक अपने विधानसभा के वोटर के पास क्यों नहीं आए, अपने परिवार वाले लोगों के पास क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, वो राजनीतिक मंडी में बिके हुए लोग थे। अब वो चुनाव फटाफट बीजेपी के दफ्तर में गए, पर्दा पहना, और बीजेपी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पूछा, उनको टिकट भी दे दिया। अब जो ईमानदार बीजेपी का कार्यकर्ता होगा वो इस बार वोट नहीं डालेगा, अगली बार बेशक डाल दे। उन 6 विधानसभा में तो ईमानदार बीजेपी कार्यकर्ता बोलेगा मैं बेईमानों को वोट नहीं डालूंगा, ये तो बिक गए, कल को फिर दोबारा बिक जाए, इनका क्या कहना है? ये सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा कि 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमने तो बोला 2 विधायक है, आप ही लोकसभा का चुनाव लड़िए। ये आम लोगों की सरकार है, पूरे 3.5 साल और हम चलेंगे, और आपके लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं लाएंगे जो आप तक पहुंचे। मैं खुद रात के 12-12 बजे तक हर योजना को अमली जामा पहनाता हूं, देखता हूं। धर्मानी जी वगैरह रात के 11-11 बजे तक बैठ के चर्चा करते हैं। क्यों? ताकि आम आदमी तक योजना पहुंचे। 4000 अनाथ बच्चों को अक्टूबर में जब से पैसा उनको समर्थन मिल रहा है। अब एक बेटी आई बिलासपुर में दौड़ी मेरे पास, मां नहीं थी, बाप नहीं, मेरे साथ गले मिली, आज अपना सुखी का जिंदगी जीवित जी रही है। अमली जामा को जो आप सोचते हो उसको धरातल पर पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। धरातल पर जो योजना पहुंचती है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। इसीलिए मैंने कहा कि 1 जून का चुनाव है, किस चीज के लिए चुनाव हो रहा है? हिमाचल की जनता जो देवी देवताओं में विश्वास रखती है, हिमाचल की संस्कृति बिकने वाली कभी नहीं रही है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो ये सोच कर जाइए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है उस पार्टी को 1 जून को सबक सिखाएंगे। सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? तो ना हाथ खड़े करके बताइए। ये लड़ाई ईमानदार की बेईमानी से है, झूठ की सत्य से है। ईमानदार बार बार बेईमानियों से लड़ता है, अंत में जीत ईमानदारी की होती है। झूठ बार बार सत्य से टकराता है, लेकिन जीत सत्य की होती है। हमें एक ईमानदार महिला प्रत्याशी, जनता के बीच से निकला हुआ व्यक्ति सतपाल रायजादा जी को यहां लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। हाथ खड़ा करके बताइए, आप वोट डालेंगे? ये हाथ पक्के खड़े कितने हो, पूरी तरह रंगे? मेरा ये मानना है आपने भी खड़े कर दे। सरकारी कर्मचारियों को तो खड़ा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को तो बुढ़ापा हमने सुरक्षित किया। मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं। मेरी माता जी अभी भी 80 साल की है, यहां से 500 रुपया निकालते हैं बुजुर्गों के। हमारे ना पहले पुरानी जेब में यहाँ होते थे, बट वो होता था कर्मचारियों के पास छोटा सा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज बड़े स्वाभिमान से कहती है, मेरे पिताजी नहीं रहे, कहते मेरे पति ने मेरे लिए पेंशन दी है, मैं तुम्हारे पैसे से क्यों करूं, मैं तुम्हें 500 रुपया देती हूं। तो मैं आपसे ये कहने चाह रहा हूं, जब हम सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं, महिलाओं को 1500 रुपया दे सकते हैं,
किसान को प्रकृति खेती करने के लिए 40 रुपए किलो कणक और 30 रुपए किलो मक्की दे सकते हैं। 15 महीने में इतनी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए हम शिक्षा में व्यापक पैमाने पर बदलाव कर रहे हैं। विधवा के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे सकते हैं 27 साल की उम्र तक। इन सब योजनाओं के बाद भी हमारी इस बार की लड़ाई लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। हमारी लड़ाई उस धनबल से है जिनके पास पैसा बहुत है। आपदा में तो कुछ दे नहीं सके, छोटे छोटे बच्चे गुल्लक डाल के मुझे दे रहे थे, लेकिन विधायक खरीदने के लिए कितने पैसों का इस्तेमाल किया, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी आपदा में आती तो भी कुछ हमें राहत मिलती। इसलिए